बच्चों, आज हम लोग आरोह भाग 2 से पतंग नामक पाठ के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ के रचनाकार महाकवि आलोक धनवा जी हैं। इसमें उन्होंने पतंग का वर्णन किया है और पतंग के माध्यम से जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं उसको आलोक धनवा ने रेखांकित करने का प्रयास किया है। यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, मुक्तक छंद में लिखा गया है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा सरल सरस और प्रवाहपूर्ण है। कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया है। इस पाठ में कवि ने अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश जैसे अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। शुरू में आलोक धनवा जी लिखते हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अर्थात तेज बौछारों के साथ भादो का महीना बीत चुका है, बरसात समाप्त हो चुकी है और उसके बाद धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो उस समय दिशाएं स्वच्छ और निर्मल होती हैं। बादलों का कहीं नामो निशान नहीं होता है। सूरज की जो लालिमा है वो पूरब दिशा में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसको देखते हुए बड़ा ही सुंदर बिंब का प्रयोग आलोक धनवा ने किया है कि जो शरद ऋतु के समय जो सवेरा है वह कैसा है, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल। अर्थात जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल लाल होती हैं, उसी तरह से शरद काल का जो सवेरा है वो भी लालिमा से युक्त है। इसलिए कवि ने उसकी तुलना खरगोश की लाल आंखों से किया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जब प्रकृति में मानवोचित चेष्टाएं दिखाई जाती हैं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। शरद को एक लड़के के रूप में चित्रित किया गया है। वह लड़का जो नई नई साइकिल चलाकर पुल को पार करता है और जब पुल को पार करता है तो बहुत तेजी से चलाता है। उसकी साइकिल चमकीली है, नई है, इसलिए उसके अंदर एक नया उत्साह है। इसमें पुल का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुल जो होता है, सेतु जो होता है, वो जोड़ने का काम करता है। अर्थात वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ है, इसलिए कवि ने यहाँ पुल शब्द का प्रयोग किया है। तो शरद ऋतु का आगमन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कोई लड़का नई साइकिल चलाते हुए और तेज चलाते हुए उसके साथ घंटी बजाते हुए वो पुल को पार करता है। घंटी इसलिए बजाता है कि उसी के माध्यम से दूसरे को जागरूक करता है कि रास्ते में अगर कोई है तो हट जाए। तो घंटी बजाने के माध्यम से वो ऐसे बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि जो बच्चे पतंगों को उड़ा रहे हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ जोर जोर से जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। सभी दिशाएं चमकीली हैं, स्वच्छ और निर्मल हैं और उसकी साइकिल भी चमचमाती हुई है, इसलिए उससे वो बच्चों को आकर्षित कर रहा है। किन बच्चों को आकर्षित कर रहा है? जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग रंग बिरंगा होता है, पतंग सुकोमल होता है, पतंग में जो कागज की पन्नी लगती है वो बहुत हल्की होती है और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत हल्के होते हैं। उनके मन में भी रंग बिरंगी कल्पनाएं उठती हैं। इसलिए कवि ने बच्चों के क्रियाकलाप को पतंग के क्रियाकलाप के साथ साम्यता दर्शाने का प्रयास किया है। तो चमकीली इशारों से कौन बुला रहा है? शरद बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बच्चों के ऐसे झुंड को जो पतंग उड़ाते हैं। चमकीली इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग
ये जो शरद है अपने प्रभाव से आकाश को मुलायम भी बना दिया है। आकाश में कहीं भी बादल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज जब बादल नहीं रहेंगे तो काफ़ी दूरी तक, काफ़ी ऊंचाई तक पतंग उड़ सकेगा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? वो पतंग है। पतंग का कागज इसमें लगा रहा तो वो भी बहुत हल्का होता है, और जब हल्का होता है तो इसीलिए वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की जो पतली पतली कमानी होती है उसी में कागज को चिपकाया जाता है, जिससे पतंग का निर्माण हो सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की तनी नाजुक। इस तरह से जो ये आलोक धनवा ने जो चित्रण किया है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सभी दिशाएं रंग बिरंगी हैं, चारों तरफ हरियाली हैं, और उसमें जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और तितलियां जब एक फूल से दूसरी फूल पर मंडाने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जो वातावरण होता है बहुत ही मनमोहक होता है। बच्चे सीटी भी बजाते हैं, किलकारियाँ भी भरते हैं, और झुंड के झुंड निकल पड़ते हैं पतंगबाजी करने के लिए, पतंग उड़ाते हैं। पतंग जितना ही ऊंचाई तक जाता है, बच्चों के मन में उसी तरह से रंग बिरंगी कल्पनाएं उठती हैं, और वो भी पतंग की ऊंचाई से और आगे बढ़ जाना चाहती हैं। बच्चों, मैंने जिस पैराग्राफ का अर्थ बताया है उसको आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें। लिखने से उसका अभ्यास हो जाता है और फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती।